चीन से हुएनसांग पामीर की पहाड़ियों को पार कर हिंदू कुश को लांग कर सप्त सिंधु हस्तिनापुर कन्नौज होते हुए नालंदा की ओर चले आ रहे हैं। और जब वे नालंदा पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनसे कुछ मुश्किल सवाल कर रहे हैं। 10 में से 2 या 3 को ही प्रवेश मिलता है। सोचिए, जब द्वारपाल इतने विद्वान होते थे तो उन्हें पढ़ाने वाले कितने उद्भट विद्वान होते होंगे। नालंदा का विकास अकेला नहीं हो रहा था, उसके साथ साथ विक्रमशिला, उद्दंतपुरी, तेल्हाड़ा जैसे अनेक विहार फल फूल रहे थे। महाबोधि मंदिर बन चुका था, केसरिया स्तूप का भी निर्माण हो चुका था। जगह जगह भव्य मंदिरों, विहारों और चैत्यों का निर्माण हो रहा था। ये देखिए 9वीं सदी का दृश्य, जब आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत से चलकर मंडन मिश्र से मिलने सहरसा के महिषी गांव की ओर चले आ रहे हैं। लोगों को क्या आनंद आया होगा जब सन्यास और गार्हस्थ्य धर्म के द्वंद्व पर इन दोनों विद्वानों के बीच कई दिनों तक बहस चली होगी। और इस शास्त्रार्थ की निर्णायक भूमिका कोई और नहीं बल्कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती निभा रही थी। बिहार में वो ताकत थी कि लोग हर तरफ से खींचे चले आ रहे थे और इस सिलसिले में अगली कड़ी थी बुद्धिज्म पुलिस। बिहारों का स्थान अब दरगाह खानखान ले रहे थे। मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ जैसे कई पवित्र स्थलों का विकास हो रहा था और इस इलाके में इतने विहार बने हुए थे कि मुगल शासनकाल में पूरे प्रदेश का नाम ही बिहार पड़ गया। सरहप्पा की कविकुल परंपरा में देसिल बैना सब जन मीठा के गायक विद्यापति के बिना बिहार की गलियां सूनी पड़ी रहती। नालंदा, विक्रमशिला भले जला दिए गए हों, फिर भी गलियों की रागिनी जिंदा थी। बिहार की माटी में इतनी उर्वरता है कि 14वीं शताब्दी में ही पुनर्जागरण के लक्षण विद्यापति में आ गए। संस्कृत अब पोथी की चीज हो गई थी। लोक भाषा के कवि विद्यापति पूरे पूर्वांचल में छा गए। उस लाल की जिसने 16वीं शताब्दी में दिल्ली की सल्तनत पर अपना परचम फहराया। वो न केवल युद्ध कौशल में महारत हासिल किए हुए था बल्कि उससे भी ज्यादा कुशल शासन प्रबंधक था। उसकी सुदृढ़ शासन व्यवस्था का लाभ न केवल हुमायूं और अकबर को मिला बल्कि अंग्रेज शासन को भी मिला। ढाका से पेशावर तक की सड़क, रोहतास का किला, पंजाब में झेलम का किला, दिल्ली का किला, पटना का किला, सभी उसके अवराध हैं। ये कोई और नहीं शेर शाह सूरी है। उसने देश में पहली बार चांदी से बने मानक रुपयों को चलाया और ये रुपए बाद में चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के देशों की आधिकारिक मुद्रा बने। उसने डाक व्यवस्था को दुरुस्त किया और पाटलिपुत्र, जो कि 7वीं सदी से ढलान पर था, उसे पटना नाम देते हुए फिर से विश्व के मानचित्र पर ला खड़ा किया।
पटना में जन्मे गुरु गोविंद सिंह उस वक्त पटने में ही सूफी संत भीखन आते हैं और उनके नाम आज भी बेतना पहाड़ी मोहल्ला है। सूफी संत भीखन जब गोविंद राय से मिले तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये सूर्य जैसा तेजस्वी, वायु जैसा गतिमान और गंगा जैसा पवित्र हो।